हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ की क्लास, यानी कि क्लास नाइन्थ की आज हम एक नई बुक शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि क्लास नाइन्थ का जो हम करा रहे हैं वो है कोर्स ए, और कोर्स ए में हमारी चलती हैं दो बुक। पहली है हमारी क्षितिज भाग 1 और दूसरी है कृतिका भाग 1। इसके अलावा हमारा और भी सिलेबस है जिसके लिए कोई भी बुक अलॉटेड नहीं की गई है, जो है आपका व्याकरण और लेखन। तो अभी तक हमने अपनी पहली बुक खत्म कर ली, जो थी हमारी क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें करीबन करीबन आपके 13 अध्याय थे। 13 अध्याय में वो भी हम आपके गद्य खंड और काव्य खंड में विभक्त थे। तो वो बुक तो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी एक्सप्लेनेशन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, और उसके अलावा हमने हर चैप्टर के जो है इंडिविजुअल डेली प्रैक्टिस पेपर किए। अब आप बोलोगे मैम इतना ही? इसके अलावा इनके जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, लेकिन हमारा पहला जो मोटिव है वो है पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद हम आपके क्या करेंगे, एमसीक्यूज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों तरीके से हम कराएंगे। अब चूंकि एक बुक तो हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम आ गए अपनी नई बुक। कौन सी बुक है? कृतिका भाग 1। अब ये जो पुस्तक है हमारी कृतिका भाग 1, ये पुस्तक में ज़्यादा हमारे पास में चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर दिए गए हैं। अब आप बोलोगे कि मैम बुक फिर इसके लिए अलग क्यों दी गई? देखिए, कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो हमें बहुत हद तक चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कुछ ये ऐसी स्टोरी दी गई हैं, 3 स्टोरीज हैं, ठीक है। पहली आपकी हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है इस जल प्रलय में, उसके बाद है मेरे संग की औरतें, और तीसरा है रीढ़ की हड्डी। हर स्टोरी अपने आप में बिल्कुल अलग है और काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाएगी। अच्छा, अब इस बुक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं, 3 चैप्टर्स हैं, ये किस तरीके से एग्जाम में आएंगे। जैसा कि अभी आपने जो क्षितिज देखा उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन दिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। लेकिन कृतिका कृतिका में आपके पास में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इनमें से सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो भी लॉन्ग आते हैं। जैसे क्षितिज में हम देख रहे थे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, 25 to 30 वर्ड्स करना था। लेकिन कृतिका बुक से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इन स्टोरीज से, वो आपके रहेंगे कितने, 50 to 60 वर्ड्स के आंसर आपको लिखने होंगे। और इसके लिए आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो है 3 मार्क्स, 3 नंबर आपको मिलेंगे। 50 से 60 वर्ड्स के जो आप आंसर्स लिखोगे उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन इनसे आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मतलब मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2 करना है, और अगर 4 पूछे जाएंगे तो 3 करने हैं। मतलब एक हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो चलिए आप शुरू कर देते हैं। 3 चैप्टर हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, एनसीईआरटी होंगे और प्रैक्टिस पेपर होगा, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चंस उसी तरीके से रेडी करवा दूंगी। अब पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की कृतिका भाग 1 का, वो है इस जल प्रलय में। पाठ संख्या 1 है। इसके जो राइटर हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जब इस पुस्तक में आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके साथ में आपको जो है राइटर नहीं दिएगा, राइटर का नाम लिखा है, उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं दिएगा, लेकिन बुक के एंड में सारा लेखक परिचय आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है, जो क्या कहते हैं इस चैप्टर के राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु सन 1921 से लेकर 1977 तक, मतलब इनका जन्म हुआ 1921 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही औराही हिंगना, अब जैसे नाम थोड़ा टफ है, याद रखना पड़ेगा, जिला पूर्णिया बिहार में हुआ। स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की उन्होंने। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। तो ध्यान रखिए, जो ये मेन गद्य कथाकार रहे, ये आप चीज को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो इनकी जो रही खास तौर से आंचलिक, इन्होंने लिखा आंचल मतलब खास तौर से, जैसे कि ये बिहार साइड से थे, तो इनकी जो लेखन शैली रही वो वैसी ही रही, मतलब बिहार का टच इनकी लेखन शैली में ज़्यादा मिलेगा। आसपास की वैसी कुछ स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। अब इनकी प्रमुख कृतियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ये इनके क्या हैं, उपन्यास। क्या चीज है ये, इनके उपन्यास। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और अग्निखोर, ये है इनके कहानी संग्रह। अलग अलग हमने जैसे बताया ना, गद्य क्षेत्र में इन्होंने कार्यरत किया। फिर आ जाते हैं ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ये है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या होता है, एक रिपोर्ट की तरह, जैसे हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, उस शैली में लिखी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टाज। तो जैसे यहाँ पर हुआ ऋण जल और धन जल है, और नेपाली क्रांति की कथा, तो नेपाल में जो क्रांति हुई वो किस तरीके से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, क्या हुआ, उसके परिणाम क्या निकले, तो ये सारी चीजें उन्होंने एक रिपोर्ट के तौर पर प्रस्तुत करी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। अब हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें, पटना में बाढ़ आई। ठीक है, उस बाढ़ के दौरान रेणु जी वहीं बिहार में ही थे, यानी कि पटना में थे। पटना में ये पानी किस तरीके से आया, कैसे बढ़ा, और इसकी याद के साथ ये पहले एक बाढ़ में इन्होंने जो है देखी थी, मतलब वहां पर बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था, रेस्क्यू करने में इन्होंने मदद करी थी, वो भी इनको याद आ जाता है। तो इन्होंने पटना में जो बाढ़ आई, अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी हम अपने टाइम नहीं बता रहे, जब ये लेखक ने लिखी उस समय उन्होंने ये बाढ़ किस तरीके से धीरे धीरे शहर में घुसते हुए पानी को देखी, और किस तरीके से इनके एरिया तक पानी आ गया, ये सारी चीजें, लोग किस तरीके की तैयारियां करती हैं बाढ़ जब आने लगती है। देखिए, बाढ़ कभी कभी एक बैग जल्दी तुरंत भी आती है, बहुत तेजी से अगर कहीं से फ्लड आए तो पानी बहुत तेजी से शहर में भरता है, और कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता है। तो ये यहाँ पर जो अभी हम देखने वाले हैं, जो कहानी में पढ़ेंगे, पटना शहर में पानी धीरे धीरे बढ़ा, अब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से पानी बढ़ गया इसकी खबरें हैं, उस पानी में किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है, पानी कैसा है, इनमें होने वाली बीमारियां क्या हैं, सब कुछ इस पाठ में जो है वो लेखक ने लिख कर हमारे सामने, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने खुद अनुभव करी और वो हमारे सामने उन्होंने रखी हैं। क्या है, इस जल प्रलय में पाठ या रिपोर्टाज, इस जल प्रलय में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है। अब सबसे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रिपोर्टाज है, एक रिपोर्ट टाइप की, क्योंकि उन्होंने जो सारी चीजें देखी, उसको देखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करी। 18 घंटे लगातार वर्षा होने के कारण 1967 में बिहार की राजधानी पटना और उससे सटे क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ का संकट आ गया था। 18 घंटे लगातार बारिश। अब देखिए, आप सभी को पता है पटना गंगा नदी के किनारे पड़ता है, तो जब इतना पानी बरसेगा तो सिर्फ पटना में तो नहीं बरस रहा, आसपास के क्षेत्रों में भी बरस रहा है, तो गंगा नदी का क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। देखिए, खास तौर से ये होता है कि जो शहर नदियों के किनारे होते हैं वहाँ इस चीज़ को लेकर बहुत परेशानी होती है कि किस तरीके से जो है वो पानी बढ़ेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। तो वही हुआ, क्या हुआ, अब बाढ़ का संकट आ गया था इतनी 18 घंटे बारिश के बाद। जिस त्रासदी को लेखक ने खुद भोगा था, अब बाढ़ आ रही थी, और ये जब बाढ़ आई तो उस समय लेखक खुद पटना में थे और उन्होंने सारी चीजें खुद देखी थी। उसी विध्वंसक स्थिति को लेखक ने इस रिपोर्टाज के माध्यम से वर्णित किया है। अब वो जो भयंकर था, अब आप भयंकर देखिए, जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी भयानक थी। कुछ लोगों के लिए ये क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे कि कैसे आता है बाढ़। दूसरी और कुछ लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट था, एंजॉय था पानी में। अब देखिए, लेखक के अनुसार उसका गांव एक ऐसे विशाल और सपाट परती क्षेत्र में था जहां आसपास अन्य दिशाओं से बहने वाली नदियां जैसे कोसी, पनार, महानंदा और गंगा बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह वहां आकर पनाह लेते हैं। अब मतलब देखिए, पर अब इस चीज को समझिएगा, उनका गांव एक ऐसे विशाल और सपाट परती क्षेत्र में था। विशाल और सपाट परती क्षेत्र, यानी कि
बाकी सारा इनका एरिया छोड़कर इसके आसपास के जो भी एरिया थे वो लोलाइन एरियाज थे, जहां पर पानी बहुत तेजी से बढ़ता है। इनका एरिया थोड़ा ऊंचा था, सपाट था और काफी बड़ा था। तो यहाँ क्या होता था कि ये नदियों में, ये नदियां जो है, आप यहाँ देखिए गंगा नदी मेन नदी है, कोसी पनार महानंदा भी जो आकर इसमें पानी को देती है। अब कोसी नदी भी अपने आप में काफी विशाल नदी है, ये ध्यान रखिएगा, महानंदा भी है। तो ये सारी नदियां जो हैं वो बिहार में पड़ती हैं और इनका जलस्तर धीरे धीरे बढ़ गया था। अब इन नदियों में अगर बाढ़ आती है तो इनमें रहने वाले बहुत सारे प्राणी होते हैं या इनके आसपास बसने वाले जो लोग होते हैं वो इनके क्षेत्र में आ जाते हैं। कहाँ? जहां हमारे लेखक रहते हैं, जहां आसपास अन्य दिशाओं से बहने वाली नदियां कोसी, पनार, महानंदा, गंगा में बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह वहां आकर पनाह लेते हैं, अर्थात वहां शरण लेकर अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये है जो है ऊंचा एरिया है, नदियां बह रही हैं, बाकी लो लाइन एरिया में पानी भर गया है, तो इनका क्षेत्र ऊंचा होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जानवर थे, नदी के आसपास बहुत सारे जानवर सब कुछ रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी जान को बचाते हैं। पर्ती इलाके में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना नहीं आता था। अब ये एक बड़ी चूंकि अब वो ऊंचे एरिया में रहते हैं, पानी से उनका कट ऑफ है, यहाँ पे पानी आता ही नहीं, तो लेखक हमारा तैरना नहीं। जबकि खासतौर से देखिए क्या, नदी के किनारे आसपास जो लोग रहते हैं ना, उन्हें पानी में तैरना अपने आप आ जाता है, उन्हें तैरना सिखाना नहीं पड़ता। अब गांव के बच्चे जो देखो, क्या कोई स्विमिंग क्लास लेता है? कोई नहीं लेता। उन लोगों को क्या होता है, वो नदी के किनारे रहते हैं, बचपन से पानी को देखकर हैबिचुअल है, तो वो अपने आप ही जो है पानी में तैरना सीख जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सन 1967 में पटना में निरंतर 18 घंटे की बारिश की वजह से पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा दूसरे निचले भागों में घुस गया। अब देखिए, पटना के ये बहुत ही जो है वो फेमस इलाके हैं, राजेंद्र नगर है, कंकड़बाग है और बाकी उसके आसपास के इलाके, जिनमें आपका गोलघर है, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक काफी बड़ा मैदान है, शायद गांधी मैदान, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। तो ये सारी जगह जो है ना वो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। अब क्यों ये पानी बढ़ रहा था? क्योंकि 18 घंटे से बारिश हुई और पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने लगा था। मतलब धीरे धीरे, अब आप लोग देखते हो बारिश के दौरान कितनी नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, उसी तरीके से। तो अब जलस्तर बढ़ा तो आसपास जो भी इलाके होंगे वहां पे वो नदी फैलेगी, नदी फैलेगी तो अंदर पानी भरेगा शहरों में। वही हुआ, पानी भरना शुरू हो गया। लेखक कहते हैं कि जब पटना का पश्चिमी इलाका लगभग छाती भर डूब गया, मतलब इतना, अब चेस्ट एरिया कितना होता है, इतना, यहां तक जब पश्चिमी इलाका डूब गया तो वे घर पर ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सिलाई, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि इकट्ठा करके बैठ गए थे। अब देखिए क्या होता है, जब बाढ़ आती है ना तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है खाने पीने की। ठीक है, खाने पीने में कैसे होता है? देखिए, खाने पीने में होता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है पीने का साफ़ पानी, क्योंकि आसपास सारा पानी तो है लेकिन वो साफ़ नहीं होगा। खाने पीने की चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी जाती हैं। और बहुत ज़रूरी होता है दिया सिलाई अर्थात माचिस, क्योंकि अगर आप खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा भी कर लो और आपके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं हो तो फिर आपकी वो इकट्ठा की गई चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो माचिस हो, वो भी सूखी हो ताकि जल सके। तो देखिए, इन्होंने जो भी लगभग जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी इन्होंने इकट्ठा करी, जिनमें था घर का ईंधन। अब ईंधन में अब आपके यहाँ जो भी इस्तेमाल होता है, गैस इस्तेमाल होती है, चूल्हा इस्तेमाल होता है, स्टोव इस्तेमाल होता है, जो भी उसको जलाने के लिए ईंधन उनको चाहिए था वो उन्होंने रखा। फिर आलू रखी खाने के लिए, मोमबत्ती और दिया सिलाई, लाइट, रात जाएगी तो रात में लाइट की ज़रूरत है तो बहुत सारी कैंडल्स इकट्ठा करी, माचिस करी, पीने का पानी, सिगरेट, अब चूंकि ये सिगरेट पीते थे तो इनको सिगरेट की भी ज़रूरत थी, कंपोस्ट की गोलियां, अब जो हम लोग क्या कहते हैं जो वेस्ट निकालते हैं उनको ख़त्म करने के लिए कंपोस्ट की गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जब लेखक को पता चला कि पटना में बाढ़ आ रही है तो उन्होंने ये सारी चीज़ें घर में इकट्ठा करके प्रबंध कर दी कि मान लो अब बाढ़ जो है वो कभी कभी जो है हफ्तों ले लेती है उतरने के लिए पानी, और कभी कभी बहुत जल्दी उतर जाता है। ये डिपेंड करता है जिस नदी के ज़रिए पानी आया है उसका जलस्तर कितनी तेज़ी से कम होता है। जितनी तेज़ी से कम होगा उतनी जल्दी शहरों में भरा हुआ पानी उस नदी में उतर जाएगा।
हम्म इसलिए उन्होंने हफ्तों का इंतजाम किया और निश्चिंत हो गए कि अब जो है मैं निश्चिंत हूं कि घर में सारी जरूरत का सामान इकट्ठा है। सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास बाढ़ की चपेट में आकर डूब गए। अब ये सारी, जैसे हमने बताया ना, लेखक जहां रह रहे हैं वो थोड़ा ऊंचा एरिया था, बाकी आसपास के लो लाइन एरिया। देखिए, नदी के पास जो भी होगा, वो नदी जहां से बहती है, हमेशा आप देखोगे नदी बहते बहते अपने एरिया के आसपास के कठार को जब छाती है तो वो लो लाइन एरिया में बन जाता है। फिर उसके बाद जब पानी नहीं रहता तो लोग उस जगह कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब नदियां आज से तो बह नहीं रही हैं, मनुष्य ने आज इतनी आबादी बढ़ा ली है कि आसपास बहुत सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, लेकिन नदियां तो अभी से नहीं बह रही, वो तो बहुत पहले से बह रही हैं, जब मनुष्य भी नहीं था तब से बह रही हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी तो अपनी जगह निश्चित है कि वो उस जगह से बहेंगी, और उस जगह बहते बहते उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अब वो क्या कहते हैं, बारिश के समय उनकी जगह, क्योंकि हमने उनकी जगह पर कब्जा किया, तो जब पानी बढ़ता है तो उन सारी जगहों को कवर करता है। तो बेसिकली जो अभी नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं वो हमारा एरिया नहीं था, वो नदी का एरिया था। लेकिन मनुष्य के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर बड़े शहर जो हैं वो नदियों के किनारे ही बसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन नदी तो अपने स्वाभाविक नेचर से ही चलती है, तो जब उसका पानी बढ़ेगा तो वो सारे तटबंध तोड़ेगी, आसपास जो है शहर है उनमें घुसेगी। अब जब घुसने के बाद जब उसका पानी कम होता है तो वो न शहरों से पानी उतरता है। तो वही देखिए क्या है, अब ये सारी चीजें क्या थी, वो नदी के क्षेत्र में थी। तो यहाँ पर जो राजभवन था, मुख्यमंत्री निवास था, जो मेन हमारे किसी भी सिटी के हार्ट होते हैं, राजभवन, ये सारी चीजें क्या हुई, डूब गया, पानी आ गया यहाँ पर। दोपहर में खबर मिली कि गोल घर डूब गया। ठीक है, पटना में भी बहुत फेमस गोल घर है, मैंने देखा हुआ है, आप लोगों को कभी जो लोग पटना में रहते हैं वो देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा तो कभी फ्यूचर में जाइएगा जरूर देखिएगा। तो गोल घर भी काफी फेमस है, वहां तक भी पानी आ गया और वो भी डूब गया। शाम में लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ कॉफी हाउस में बाढ़ के पानी का हाल जानने उत्सुकतावश निकल पड़े। अब देखिए, कवि के जो हमारे लेखक हैं उनके क्षेत्र में अभी तक पानी नहीं आया था। अभी तक रेडियो के जरिए पता चल रहा था कि भाई कहाँ कहाँ तक पानी आया, क्या हुआ, ये सारी चीजें, जिनमें ये पता था कि गोलघर, मुख्यमंत्री निवास, राजभवन, ये सभी डूब गए। अब शाम होते होते जो है लेखक भी घर में बोर हो रहे थे। क्यूरियोसिटी तो थी ही कि भाई बाढ़ का पानी कैसे बढ़ता है, बाढ़ कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे लेखक जो है वो अपने एक कवि मित्र के साथ निकल चले कॉफी हाउस की तरफ कि चलो कॉफी हाउस में कॉफी भी पियेंगे और जरा बाढ़ का हालचाल भी लेंगे कि आखिर बाढ़ कहाँ तक बढ़ी है और कैसे बढ़ रही है, क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लेखक ने बाढ़ के आक्रमणकारी मिजाज व प्रभाव के बारे में आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना देने से अवगत कराते देखा। अब क्या हुआ, लेखक हमारे जानना चाहते थे, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ का पानी कैसे बढ़ता है, ये सारी चीजों को लेकर वो बहुत क्यूरियस थे। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि भाई बाढ़ इतना आक्रमण करती कैसे, ये आक्रमणकारी उसका मिजाज निकलता कैसे। तो उसने क्या किया, देखा कि जब वो जा रहे थे तो बहुत सारे लोग उधर से आ रहे थे, भाई जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, हम लोग ऐसे जा रहे थे, उधर से आने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब जैसे आते जाते लोग आपस में बात कर रहे थे कि बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया, बाढ़ का पानी वहां तक आ गया, राजेंद्र नगर तक बढ़ गया। तो धीरे धीरे जो सब बता रहे थे कि पानी कैसे आगे बढ़ रहा है और सारी चीजों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। जब लेखक कॉफी हाउस पहुंचे तो वह उन्हें बंद मिला, क्योंकि अब उन्होंने कहा था कि भाई कवि मित्र के साथ चलते हैं, गपशप लगाएंगे, कॉफी हाउस में कॉफी पियेंगे और बाढ़ का नजारा देखेंगे। लेकिन जब ये पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद था। अब भाई पूरे शहर में पानी आना था, तो जो लोग पहले से तैयारी में थे उन्होंने अपनी सारी तैयारी वारी करके सब बंद बंद करके निकल लिए। कॉफी हाउस वाले ने भी भाई अब कौन ग्राहक आने वाला है, उन्होंने भी बंद किया और वो जाकर निकल गए। तत्पश्चात लेखक और उसके मित्र अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले गए। अभी मैंने गांधी मैदान का नाम आपको बताया था ना कि काफी बड़ा मैदान है, कोई भी रैली हो, बहुत बड़ा जलसा हो तो काफी बड़ा मैदान है, वहां पर होता है गांधी मैदान में। अब क्या हुआ कि लेखक को जब कॉफी हाउस बंद मिला तो उन्होंने कहा कि चलो अब गांधी मैदान चलते हैं। तो गांधी मैदान काफी फेमस है वहां पटना का, कि चलो वहां चलते हैं, वहां देख के आते हैं। गांधी मैदान और उसके आसपास की चीजें पूर्णतः बाढ़ की चपेट में थी, सब कुछ जलमग्न हो चुका था।
अब इन्होंने कहा कि चलो गांधी मैदान, तो गांधी मैदान देखा कि वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। मैदान मतलब क्या है, जैसे एक पार्क होता है, छोटे मोटे पार्क होते हैं, ये काफी बड़ा, इसलिए इसको मैदान कहा गया, गांधी पार्क ना कहकर गांधी मैदान कहा गया। बहुत बड़ा है, उसके आसपास रेलिंग लगी हुई है, सब कुछ है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। मैंने तो अभी देखा, हम 67 की बात कर रहे हैं तो शायद उस समय तक मेंटेन ना हो, लेकिन जो मैंने रिसेंटली 3-4 साल पहले देखा है तो उस समय तक वो काफ़ी डेवलप एरिया था। और आसपास काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर 67 की बात करें तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि वो जो गांधी मैदान था वो भी पूरी तरीके से डूब चुका था पानी में। अब लेखक क्या किया जाए भाई, बातें करनी है, जानना है, सब कुछ करना है, तो वहां पहुंच तो चुके थे। शाम के 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देती हूँ। जब ये गांधी मैदान पहुंचे तो वहां देखा डूबा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, जहां पानी नहीं था वहीं पर एक पान की दुकान थी, तो ये पान की दुकान पर खड़े होकर बहुत गपशप करने लगे थे, मतलब बाढ़ के बारे में लोगों से जानना, क्यों कहते हैं ना, लोग पान खाने के लिए तो आएंगे आएंगे तो बातें होंगी, तो इसलिए पान की दुकान पर चले गए थे और वहां पर इनको किस किस कौन कौन सी एरिया में पानी आ गया है, कहाँ नहीं आया है, कहाँ कैसे लोगों ने तैयारी करी है, ये सारी चीजें हो गई थी। तो काफी हद तक उन्होंने खुद भी लोगों को तैयारी करते क्या देखा कि जैसे जो लोगों का घर 2 मंजिलें हैं, उन्होंने अपनी पहली वाली मंजिल का सामान खाली कर दिया और उसे पहली मंजिल पर पहुंचा दिया। नीचे से सामान ग्राउंड फ्लोर से खाली किया और पहली मंजिल पर उन्होंने सारा सामान पहुंचा दिया कि उनका सामान खराब नहीं हो। और जिनके जो सामान, मान लीजिए इनके पास 2 मंजिल नहीं है, तो उन्होंने अपने सामान को छत पर रखना शुरू कर दिया, जो कीमती सामान है, जो जा सकते हैं उन सभी को। खाने पीने की जो दुकानें थी सब था वहाँ पर, वो सारे खाने पीने की दुकानें, ज़रूरतों के सामान, सारी चीज़ों का प्रबंध जो है वो अच्छे से हो गया, ताकि लोग अच्छे से खाना पीना सब कुछ कर सके। आकाशवाणी, अब शाम को 7:30 बज गए। अब जो है आकाशवाणी भी अपना, अब उस समय तक FM नहीं था, याद रखिएगा, तो आकाशवाणी से प्रसारण हो रहा था पटना में। क्या बताया जा रहा था कि जो है केंद्र स्थानीय प्रसारित हो रहे थे, बाढ़ का पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है। तो आकाशवाणी का जो केंद्र था पटना जो स्थित था, वहां की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है तथा किसी भी वक्त स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। अब उन्होंने बताया कि हमारी सीढ़ियों तक आ चुका है, थोड़ा सा और पानी सीधे अंदर। खबर सुनकर लेखक और कवि मित्र गंभीर हो गए कि मतलब वाकई जो है वो काफी गंभीरता की बात है कि पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब उसका जलस्तर बहुत तेजी से नहीं, लेकिन वो लोगों जो एरियाज है वो बहुत तेजी से कवर कर रहा है, हर जगह पानी भरता जा रहा है। परंतु बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े खड़े हंस बोलकर समाचार का आनंद ले रहे थे। जैसे मैंने बताया भाई, लोगों को क्या है, गॉसिप करने के लिए चाहिए। पानी कोई एकदम से तो आ नहीं रहा है कि लोगों को भागना पड़े, धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी एक एक एरिया में। तो अब क्या होता है, अब देखिए बाढ़ का पानी किस तरीके से, आप सभी वाटर पार्क गए हो, वाटर पार्क नहीं गए, या कभी आप लोग कहते हैं किसी भी बीच पे गए हो, इसको ऐसे समझना। क्या होता है, जब लहर चलती है तो धीरे पानी आता है फिर वापस चला जाता है, तो वो धीरे धीरे जो बढ़ने का जो तरीका होता है, जब लहर आती है तो पानी ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो जब कभी बाढ़ आती है तो वो पानी बढ़ता 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 बढ़ता, जैसे लहर वापस चली जाती है, यहाँ पानी वापस नहीं जाता, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। मान लीजिए अभी है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो नदी के आसपास के एरिया जो है वो लो लाइन एरियाज होते हैं, तो वहां से जलस्तर बढ़ेगा धीरे धीरे और जो है वो आगे हाइट पर जाता चला जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए नदी के बाद कोई चीज नीचे के साइड में आ रही है, नदी का थोड़ा सा लेवल ऊपर है, फिर उसके बाद की जो जगह है वो नीचे है, तो क्या होगा, पानी बहुत तेजी से उस एरिया में बढ़ता है। लेकिन अगर नदी के बाद एरिया धीरे धीरे ऊंचा होता है तो पानी को बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन अगर नदी के बाद जो एरिया है वो ढलान पे होता है तो वहां पानी बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन पटना के बाद वो धीरे धीरे जगह ऊंची थी, पटना जब पुनपुन नदी के बाद में, तो वहां तक क्या था, पानी बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने बोला सीढ़ियों पे आया है, कुछ देर बाद आएगा, तो सीढ़ी भाई नीची, फिर उसके बाद वाला एरिया ऊंचा होता है।
अब कवि ये सभी गंभीर थे कि भाई पानी बढ़ रहा है। अब ये चीजें आकाशवाणी तो कहाँ चल रही है, आकाशवाणी का प्रसारण तो पान की दुकान पे भी चल रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या है कि लोग कोई उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, कोई सीरियस नहीं ले रहा। सब आराम से पान की दुकान में खड़े हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पानी कहाँ तक आया, कैसे आया, तुमने कैसे तैयारी कर ली, खाना पीना क्या है, सारी चीजें गपशप, बड़ी हंसी मजाक जो है, एक बहुत इंजॉय करने वाला जो टाइम होता है ना, वो सब वहां पर कर रहे थे। देखिए इसके कई रीजन होते हैं। जब शहर में पानी बढ़ रहा हो तो ज्यादातर जो ऑफिसेज हैं, स्कूल है, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके से हॉलीडे का माहौल हो जाता है। हॉलीडे के माहौल में भाई पानी से बचने के जितने इंतजाम थे वो हमने सब कर लिए, तो हम तो चिंता मुक्त हो गए। बढ़ो पानी कितना बढ़ना है, तो वहां पर लोगों के साथ वही एंजॉयमेंट वाला काम था। पानी बढ़ रहा था लेकिन वो सब बड़े चिंता फिक्र में पूरे तरीके से फ्री थे। बाढ़ जैसी गंभीर परेशानियों से मुंह चुराकर कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी में जुटे थे। अब क्या, तो टाइम तो पास करना है, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है क्योंकि काट दिया जाता है, करंट फैलेगा, वो पहले ही बंद कर दी गई। अब तो टाइम पास करना है। तो अब इस गंभीरता के साथ कि हाँ बाढ़ आ रही है, लोग जितने हैं वो क्या करने लगे, ताश खेलने लगे। अभी आप आगे देखोगे कि किस तरीके से, जैसे कि बोट पे चल के शूटिंग होती है ना, उस तरीके से लोग जो है बोट निकाल लिए, बोट निकाल के उसके ऊपर अपना रेडियो लगा लिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया, बहुत तेजी से सुन रहे हैं, आराम से छतरी किए बैठे हैं, वहीं हंसी मजाक, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी चल रही है, सब इस तरीके से जो है सब वहां पर इंजॉय कर रहे हैं। तो एक तरीके से बाढ़ तो थी, जिन लोगों ने इंतजाम नहीं किया उनके लिए फिक्र थी, और जो इंतजाम कर चुके हैं वो चिंता मुक्त हो चुके हैं और बड़े आराम से उस बाढ़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिछी दिख रही थी। वहां से लेखक हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर घर वापस लौटा। अब क्या हुआ कि राजेंद्र नगर तक अभी पानी नहीं आया था, गांधीनगर आ गया था, गांधी जो मैदान था वहां तक आ चुका था। और जो है आप जैसे राजेंद्र नगर एरिया में जाओ तो वहाँ पर ज़मीन में लोग जैसे पत्र पत्रिकाएं बिछाकर बेचते, आजकल तो स्टैंड चलने लगे। अब 67 में जाइए तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, पूरा देशी तरीके से काम होता था। तो लोग ज़मीन में जैसे पत्र पत्रिकाएं बिछाते हैं और बिछा कर बेच रहे होते। तो वहाँ देखा लेखक ने बेच रहे हैं, तो उन्होंने कुछ फिल्मी मैगजीन ली। देखिए जो क्या कहते हैं हमारे फरीश्वर नाथ रेणु हैं, उन्होंने बहुत सारी पटकथाएं भी लिखी हैं, ध्यान रखिएगा। पटकथाएं यानी कि पर्दे के लिए लिखी जो कथाएं होती हैं, जैसे कि पिक्चर या मूवीज़ के लिए या सिने धारावाहिकों के लिए है, इन लोगों ने पटकथाएँ लिखी। इसको पर्दे के लिए जो कथा लिखी जाती है, जैसे स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो। तो फरीश्वर नाथ जी ने जो है कुछ फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ खरीदी और वापस जो है वो अपने घर चले आए। क्योंकि देखिए बाढ़ जब आ जाएगी ना तो हम कहीं निकल नहीं सकते, लाइट होती नहीं भाई, उस समय टीवी का भी इतना चलन नहीं था, रेडियो एक रहता था। तो अब एक तरीके से अपना समय काटना है, तो इंसान समय कैसे काटेगा, तो उसके लिए जो है ना वो अपना सारा सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, लिखने पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने कहा चलो पत्र पत्रिकाएं खरीद ली जाती हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने कवि मित्र से विदा लेते हुए कहा, अब उन्होंने पत्र पत्रिकाएं ली और वापस घर आ गए। घर आते अब चूंकि वो अपने एक मित्र के साथ गए थे, तो अब कवि मित्र भी अपने घर जाने लगे और वो भी। तो विदा लेते हुए क्या कहते हैं, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, लेकिन जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध ही लेगा। अब उन्होंने कहा भाई दोनों अलग अलग इलाके में, उन दोनों मित्र, एक हमारे लेखक एक हमारे कवि। तो अब उन्होंने बोला जब विदा लेते हुए कि दोनों में से पता नहीं कौन किस उसमें रहेगा, कितने पानी में रहेगा, हम लोगों के घर तो दोनों के डूबेंगे। अब जो कम पानी में रहेगा, जो व्यक्ति जिसका एरिया में कम पानी आएगा, वो ज़्यादा पानी वाले मित्र की सुधि लेगा कि भाई उसके घर सब कुछ ठीक है, सब कुछ है कि नहीं है, क्या है, ये जानकारी वो लेगा। लेखक अपने फ्लैट पर पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने के लिए घोषणाएं सुनाई देने लगी। अब ये अपने घर में पहुंचे, अब ये फ्लैट में रहते थे, बिल्डिंग थी, आप फ्लैट्स तो आप जानते हो, फ्लैट में रहते थे। वहां पहुंचे तो जो है जो नगर निगम की जो गाड़ियां होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया है जनसंपर्क विभाग की जो गाड़ियां होती हैं वो आने लगी।
और लाउड स्पीकर से बाढ़ की स्थिति बताने लगी। बहुत सारे लोग तो भाई रेडियो से ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग रेडियो के बारे में भी नहीं जानते थे। अभी बहुत 67 की बात है, बहुत पहले की बात है। तो अब उनको बताना है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ कितने बजे तक पहुँच जाएगा, आप अपनी तैयारियाँ कर लीजिए, सावधानियाँ रखिए। ये सारा अनाउंसमेंट जो है वो लाउड स्पीकर द्वारा उनको सुनाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। दुकानों से सामान उठाए जाने लगे। अब राजेंद्र नगर में जहां से वो पत्र पत्रिकाएं लेकर आए वापस घर थे, उस जगह भी, अब इनका घर राजेंद्र नगर के पास ही था, तो सावधान सावधान, क्योंकि पहले जब घोषणा होती है तो क्या होता है, भाई सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ तक पानी पहुँच चुका है, आपके एरिया में भी जल्द ही पानी का प्रकोप बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक अनाउंसमेंट की जाती है। तो वही अनाउंसमेंट हो रही थी और चारों तरफ जो है इस लाउड स्पीकर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और दुकानों में जो सामान है, जो जैसे देखिए राशन पानी की दुकान में तो पूरी दुकान भरी ही होती है, तो और उसमें भी पानी आ जाए तो सोचो तो सारा सामान सत्यानाश हो जाए। तो दुकानदार भी फटाफट जो है मुस्तैदी में आ गए कि सारा सामान अब समेटना शुरू करो, ताकि पानी यहाँ पर आ रहा है। उन्होंने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। लेखक कहते हैं कि रात में देर तक उनको नींद नहीं आ रही थी। अब रात हुई, अनाउंसमेंट तो हो रहा था। अब अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जो अनाउंसमेंट हो रहा था उसके हिसाब से रात में 1:30 बजे तक पानी इनके पास पहुंच जाना चाहिए था। तो लेखक जो है, इनको नींद नहीं आ रही थी सारी रात। चिंता हो चाहे सोच हो, जो कोई भी हो, ये चीज़ मेंशन नहीं करी है। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनकी कुछ पुरानी यादें उनके स्मृति पट पर सक्रिय हो गई। अब रात में जब नींद नहीं आ रही तो उठें तो क्या करें। अब जैसे हम लोग हों, रात में अगर उठ जाएं तो हम लोग तो टीवी खोल के बैठ जाएं, है ना। टीवी नहीं तो सबसे पहले मोबाइल खोलेंगे कि नींद नहीं आ रही, चलो मोबाइल में कुछ देखते हैं, नहीं कुछ है तो चलो टीवी में कुछ देखते हैं, मतलब कुछ ऐसा टाइम पास करेंगे। लेकिन उस समय ना मोबाइल था, ना इतना ज़्यादा टीवी का चलन था। अब लेखक हमारे तो भाई जो पढ़ने लिखने में, तो अगर रात में देर रात उसको नींद नहीं आ रही होगी तो वो पहले क्या करेंगे, वो कुछ लिखने बैठेंगे। तो जब वो लिखने के लिए बैठने लगे तो उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आ गई, पुरानी बातें याद आ गई। क्या था देखिए, सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया जिला और अब कटिहार जिला। तो मतलब मनिहारी जो है जब 1947 में था तब वो पूर्णिया जिला में पड़ता था मनिहार। अब कहाँ है मनिहार, वो पड़ता है कटिहार जिला में बाढ़ आई थी। कब? 1947 में। अभी हम कब बात कर रहे हैं? 67 में, यानी 67 की बात कर रहे हैं, जो लेखक खुद भुक्तभोगी हैं। और लेखक को जो अब याद आ रही है वो 1947 की आ रही है। लेखक अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी, ठीक है, अब नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। लेखक अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ नाव पर दवा, किरासन का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल, पकाही घाव की दवा, दिया सिलाई आदि लेकर बाढ़ से पीड़ित प्राणियों की सहायता करने के लिए वहां गए थे। अब इसको ऐसे समझिए, 1947 में मनिहार में बाढ़ आई, ठीक है। अब बाढ़ आई, उस समय जो है इनके जो गुरु थे सतीनाथ भादुड़ी, उनके साथ ये बाढ़ पीड़ितों की सदा जो सेवा करने, हेल्प करने के लिए नाव से गए। अब नाव में जब हम बाढ़ पीड़ितों के लिए जाते हैं तो हमें कई चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है साफ़ पानी, क्योंकि जो लोग बाढ़ में फंसे हैं वो उस पानी को नहीं पी सकते। भले पानी आसपास हो लेकिन वो इतना गंदा होता है कि उसे पिया नहीं जा सकता। तो नाव में उन्होंने सबसे पहले रखा था साफ़ पानी, उसके बाद रखी थी कुछ दवाइयाँ। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे अब जो बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए उल्टी हो रही है या किसी को मोशन आ रहे हैं या किसी के सर में दर्द है, किसी को फीवर है, तो इन सब की जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं वो सारी रखी। किरासन का तेल मतलब केरोसिन ऑयल क्यों रखा गया? एक तो पहली चीज़ है, अगर ये तो उन्होंने मेंशन नहीं करी कि बोट कौन सी थी, बोट के लिए भी हो सकता है, नहीं तो जो है लोग आग जला के, जहाँ कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो उनकी लकड़ियाँ लेकर केरोसिन ऑयल की मदद से उन लकड़ियों को जलाया जा सके। पकाही घाव की दवा। अब पकाही घाव क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो आदमी जो है पैरों से सबसे पहले गीला होता है। आप सभी को पता है, हम ऊपरी बॉडी की तो बहुत केयर कर लेते हैं कि हम गीले नहीं होने पाएँ, लेकिन पानी हमें हमारे पैर काफ़ी समय तक अगर रहें तो पैर की जो उंगलियां होती हैं ना वो गलने लगती हैं।
पक जाती हैं उनमें घाव हो जाते हैं गीले रहने के कारण। आप कभी देखना बारिश वारिश में आप कभी जाते हो ना और बहुत देर तक आपके अगर पैर उस पानी गीले जूते में रह जाएं तो कैसे करके सिकुड़ जाते हैं, वाइट वाइट हो जाते हैं। तो ये तो आपका आधा एक घंटा ही अगर आप रहो तो इस तरीके से हो जाते हैं। सोचो अगर आपको 2-2 3-3 दिन अगर इसी पानी में रहना पड़े और आपके पाँव गीले हो जाएं तो वो क्या होती है, उंगलियों की जो स्किन होती है वो गलने लगती है और वहाँ पर घाव हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पकाही घाव। तो उस पे लगाए जाने वाली दवा लेकर गए, दिया सलाई मतलब माचिस आदि लेकर वो नाव पर लेकर गए बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए जो वहां पर मनिहारी में आई हुई थी। तत्पश्चात लेखक अपनी स्मृतियों के सहारे कहते हैं कि सन 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर ढाया था। अब देखिए, अब इन्होंने 67 में वो खुद झेल रहे हैं, 47 में मनिहारी में जब आया था तब वो लोगों की मदद करने गए थे, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि सन 1949 में भी महानंदा में बाढ़ आई थी। क्या कहते हैं लेखक वापसी थाना के एक गांव के बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, 1947 में तो ये क्या क्या लेकर गए दवा मदद करने के लिए, 1949 में फिर आते हैं उसके बाद तो बोलते हैं कि जब महानंदा में बाढ़ आई थी तो वो वहाँ पर कुछ लोगों की मदद करने के लिए गए थे जो पानी में फंसे हुए थे, उनको नाव में चढ़ा कर वापस कैंप में लेकर आ रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका एक कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। और बहुत सारे लोगों के पास पेट्स भी होते हैं, तो उन्हीं में से एक युवक ऐसा था कि वो युवक खुद बीमार था, बारिश की वजह से वो बीमार पड़ गया था, उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। तो जब उस लड़के को नाव में रखा गया तो वो कुत्ता भी नाव में आ गया, क्योंकि भाई वो तो अपने मालिक के साथ ही रहेगा, तो वो भी आ गया। जब लेखक अपने साथी के साथ एक टीले के समीप पहुंचे तो वहां एक ऊंची मचान बनाकर बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य का नाच हो रहा था। लोग मछली तलकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ सा लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव का किरदार कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, ये चीज़ इन्होंने अधूरी छोड़ी, मैं आपको बता देती हूँ। कुत्ता उसके साथ नाव में चढ़ गया था, तो भाई जो लोग वहाँ पर और भी थे उनको ये ऑब्जेक्शन होने लगा कि भाई कुत्ता एक आदमी की जगह ले रहा है, हमें इसको नहीं बचाना है। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जो और लोगों को जिनको रेस्क्यू किया था। तो उस युवक ने कहा कि भाई कुत्ता नहीं चढ़ा सकते, तो वो बीमार युवक फिर वहाँ उतर गया, उनके साथ कुत्ता भी उतर गया कि भाई जाहिर सी बात है, कुत्ता जहाँ मालिक वहाँ, मालिक जहाँ वहाँ कुत्ता। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो फिर वहाँ पर उतर गया था। तो ये ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हम नाव लेकर एक जगह पर चले तो थोड़ा सा बाढ़ के बीच में थोड़ा सा ऊंचा एरिया था, ठीक है। अब वहाँ पे अभी आप जाओगे तो बहुत सारे आदिवासी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले बहुत रहा करते थे। तो वो क्या थे, कुछ आदिवासी थे जो ऊंची मकान बनाकर वहाँ पे बलवाही डांस कर रहे थे, लोक नृत्य है को नाच रहे थे। कुछ लोग मछलियाँ, पानी अब आगे चले तो मछलियाँ भी आती हैं, तो मछलियाँ पकड़ कर तल के खा रहे थे। तो ठीक है भैया, आसपास पानी है, ठीक है, हमने अपना इंतज़ाम किया निश्चिंत। खास तौर से जो गाँव वाले होते हैं ना, वो बहुत निश्चिंत होते हैं। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव का किरदार निभा रहा था। अब लोक नृत्य जो होते हैं ना, उसमें एक लड़का या एक लड़की, लेकिन पहले क्या होता था, लड़कियां मोस्टली जो है लड़कों के साथ डांस नहीं, आजकल तो भाई ट्रेडिशन कर सकते, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जब अगर लड़के डांस कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई लेडी किरदार होता था तो वो भी लड़का ही निभाता था। तो ये लोक नृत्य जो हो रहा था तो उसमें जो लड़की का निर्धार था वो एक बहुत ही काला सा शॉर्ट हाइटेड एक लड़का साड़ी वाड़ी पहन के वो लड़की का किरदार निभा रहा था। आगे लेखक कहते हैं क्या, सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में प्रवेश कर गया तब कुछ सजे धजे युवतियों को टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकल पड़े। अब ये यहाँ पे बताते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि अभी उन्होंने 47 की बात बताई, फिर उसके बाद उन्होंने 49 की बात बताई कि किस तरीके से मुसीबत के समय भी कुछ लोग एंजॉय करने से नहीं छोड़ते। उसी तरीके से प्रेजेंट समय में, यानी कि 1967 में जब लेखक ने खुद बाढ़ का सामना किया तो उस समय भी यही हुआ। भाई पुनपुन नदी का जल स्तर बढ़ा
तो शहरों में पानी बढ़ा, तो शहरों में कुछ लोगों ने नाव निकाल ली। जो युवक युवतियां थी, क्या हुआ कि स्टोव रखा नाव में, दूध चीनी चाय बना रहे हैं, बढ़िया से बिस्कुट खा रहे हैं, टेप बढ़िया स्टूडियो चल रहा है, गाने बज रहे हैं, आराम से बैठे एंजॉय करते हुए नाव चल रही है। वही चीज़ उन्होंने बताया, क्या बताया, प्रवेश कर गया तब कुछ सजे धजे युवक युवतियाँ, यानी कि जो आराम से ओपन माइंडेड है, उनको कोई फिक्र नहीं। उन्होंने नाव में क्या रखा, स्टोव रखा, केतली रखी चाय बनाने वाली, बिस्किट रखा आदि लेकर जल विहार यानी कि नाव में घूमने लगे। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के पैकेट खुले थे, पास में ही रखा ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी हो। तो पुराना गाना है, हम सभी जानते। तो वो गाना बज रहा था जोर जोर ट्रांजिस्टर पे, सब आराम से एंजॉय कर रहे थे। जैसे हम लोग अब अगर कहीं पर सी साइड में जाएं तो वोटिंग अगर करनी हो तो एक रिलैक्स मोशन मोड में आजकल जैसे यार्ड्स वगैरह चलते हैं ना, तो वो उन लोगों ने एंजॉय उसी टाइम पर कर लिया था। यार्ड्स पे जाने के लिए हम लोग को इतने पैसे देने पड़ेंगे, अपना नाव निकाला, आराम से टहल रहे हैं। जैसे ही उनकी नाव गोलघर पहुंची और ब्लाकों की छतों पर खड़े लड़कों ने शरारत भरे अंदाज में उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। बाद में उन फूहड़ युवकों की सारी बदमाशियां छूमंतर हो गईं। तो अब क्या कहते हैं, अब भाई वो तो भाई बाहर का समय ऐसा है कि भाई आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके लिए बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बच्चे जिन लोगों ने इंतज़ाम, जिनके पास जो रोज़ कमा कर खाते हैं, उनके लिए परेशानियां, उनके घर में खाने को नहीं है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम लोग को क्या होता है, हम लोग आराम से अपनी लाइफ बता ले, लेकिन जो लोअर मिडिल मतलब लोअर क्लासेस होते हैं, जो डेली कमा कर खाते हैं, उनकी रोजी रोटी तो बंद हो जाती है। अगर वो आज 100 रुपये नहीं कमाएंगे, आज 1000 रुपये नहीं कमाएंगे, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उनके घर में खाना नहीं आएगा। ऐसे सिचुएशन में भी लोग होते हैं। तो अब आप इस तरीके से इंजॉय कर रहे हो, वोट कर रहे हो, तो जब ये नाव आगे पहुंची तो जो लोग इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे थे, जिनको वाकई बहुत परेशानियां हो रही थी, उन लोगों ने इनको जो है तानाकशी करनी शुरू करी। तब इन लोगों को ये बदमाशियां ख़त्म हुई कि भाई इस तरीके से इंजॉय नहीं करना, आपको और लोगों को भी देखना है कि उन्हें किस तरीके से इस बाढ़ को फेस करना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार रात के लगभग 2:30 बज गए थे। 1:30 बजे वो उठ गए थे, हाँ, अब 2:30 बज चुके थे, किंतु पानी अभी तक नहीं आया, क्योंकि जो जनसंपर्क की जो गाड़ियां थी उसके हिसाब से 1:30 बजे तक पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2:30 बज गया था और इनके घर तक पानी नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया होगा, जो नदी के किनारे जो पानी को रोकने के लिए जो तटबंध लगा होता है, शायद वो जो अब ठीक कर दिया होगा, इसलिए पानी का जलस्तर नहीं बढ़ रहा है, या फिर शायद कोई दैवीय चमत्कार हुआ होगा। सारे फ्लैटों की रोशनियां जल बुझ रही थी, मतलब लोग परेशान थे, कोई उठ रहा था, कोई बुझ रहा, इस तरीके से सभी जग रहे थे। लेखक को अचानक अपने उन मित्रों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड आदि में भयावह जल संकट से घिरे थे। तो भाई लेखक हमारे काफ़ी टाइम से जो है वो पटना में रह रहे हैं, तो पटना के ये और इलाके हैं, बोरिंग रोड है और आपका श्री कृष्णपुरी है, पाटलिपुत्र कॉलोनी है, इन सब उनके मित्र रहते थे और वहाँ पर बहुत तेज़ी से और बहुत सारा पानी अब तक भर चुका था। तो इन्हें अपने उन मित्रों की याद आती है कि वो किस तरीके से परेशानी झेल रहे होंगे। लेखक ने फिर से बिस्तर में करवट बदलते वक्त सोचा कि कुछ लिखा जाए। अब वो बैठे तो थे कुछ याद करने के लिए कि भाई उनको नींद नहीं आ रही, बार बार करवट बदलने, कहते चलो अब कुछ लिखा जाए। लेकिन वे सोचे लिखूं भी तो क्या लिखूं। अब उन्हें याद आया कि भाई क्या लिखूं मैं। अब अगर लिखने बैठूं तो कुछ भी दिमाग में अगर कोई प्लॉट हो तो हम उसको लिख भी सकते हैं, अभी कोई प्लॉट ही नहीं है तो अभी हम क्या लिखने के लिए बैठे, उनको समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा है पुनः अपनी स्मृतियों को जगाया जाए। भाई जब हमें यही नहीं समझ में आया क्या लिखा है तो फिर से अपनी यादों में चलते हैं। स्मृतियों को जगाया जाए मतलब जो हमारी पुरानी यादें हैं फिर से वहाँ चलते हैं। तत्पश्चात वे पुनः एक घटना को बताते हुए कहते हैं,
फिर कहाँ चलते, फिर से वापस गए। अब देखिए रिपोर्ट में क्या होता है, जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में घट रही हैं, इवन लेखक को जो चीज़ें जब जब याद आई तो उसने पहले वो लिखा, फिर उस याद से बाहर आया तो उन्होंने वो लिखा, फिर से दूसरी याद में गया वो लिखा, फिर वहाँ से वापस आया, फिर तीसरी याद में गया वो लिखा। तो रिपोर्ट में क्या होता है, सिलसिलेवार जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो सिलसिलेवार ही लिखी जाती है। अब लेखक को फिर से कुछ याद आया तो उन्होंने फिर से वो चीज़ लिखी। क्या कहते हैं कि पिछले साल अगस्त में थाना नरपतगंज के अधीन चकरदाहा गांव के पास लगभग छाती भर पानी में खड़ी एक गर्भवती महिला जो हमारी ओर गाय के समान टुकुर टुकुर निहार रही थी, तत्पश्चात इधर उधर की बातों को सोचते सोचते लेखक को नींद आ गई। अब क्या था, लेखक ने सोचना शुरू किया। जब हमें नींद ना आए तो कहते हैं ना कि शीप काउंट करो, तो शीप काउंट करने से अच्छा है कि अपनी किसी पुरानी याद में चले जाओ तो नींद और जल्दी आ जाती है। तो वो फिर चले गए कि पिछली बार जो बाढ़ आया था उसमें एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो छाती भर पानी में खड़ी थी और हमारी तरफ देख रही थी। बस उन्हें वहाँ तक याद रहा और उसके बाद वो नींद में चले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब लोगों ने लेखक को सुबह के 5:30 बजे जगाया, उनकी वाइफ ने आके उनको जगाया, तब तक उन्हें आसपास की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। तो लेखक आंख मलते हुए उठे। उन्होंने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले के अंदर घुस चुका था। और ये कब था, सुबह 5:30 बजे। आना 1:30 बजे था पानी, लेकिन थोड़ा स्लो आया, लेकिन आ गया। 5:30 बजे तक इनकी पूरी कॉलोनी में पानी भर चुका था। हर तरफ शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरें दिखाई सुनाई पड़ रही थी। जैसे पानी आता है, कुछ लोग एंजॉय करते हैं तो आवाज़ आती है, कुछ परेशान होते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। तो उस तरीके से ये सारी आवाज़ें आसपास सुनाई दे रही थी। सब कुछ जलमग्न हो चुका था, यानी कि चारों तरफ जो है वो, आप जब ऊपर अपने फ्लैट से उन्होंने देखा तो चारों तरफ पानी था, पानी ही पानी, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। सामने की ईंट की दीवार जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। तो उन्होंने ये चीज़, जैसे हम लोग होता है ना कि पानी का जलस्तर किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो जहाँ कहीं पानी है वहाँ पर आप ध्यान रखो कि अगर उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो किस स्पीड से बढ़ रहा है ये आपको उस जगह भी दिखाई देगा। मान लीजिए ये एरिया है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे तो पानी यहाँ अभी है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो जिस स्पीड से बढ़ रहा है आपको दिखाई देता रहेगा। तो उन्होंने एक सामने ईंट की दीवार देखी, कितनी जल्दी ईंट की दीवारें डूबती हुई चली जा रही थी। सामने की ईंट की दीवार जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया था। तो अभी के आप बिजली के खंभे जो देखते हैं ना, पहले नीचे की साइड में ब्लैक किया जाता था, एल्युमिनियम के जो होते थे वो। लेखक कहते हैं बाढ़ का दृश्य तो उसने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। अब क्या हुआ कि भाई बाढ़ तो उन्होंने बचपन में, जैसे उन्होंने 1947 में देखी, फिर 1949 में देखी, फिर पिछले साल भी देखी, 67 की बात है तो 66 में देखी होगी। तो कई बार उन्होंने बाढ़ को देखा है, लेकिन ये पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। देखिए क्या, पहले तो पानी धीमे चढ़ रहा था, ठीक है, जब ये लोग गए थे वहाँ देखने के लिए, शहर में पानी का अंदाज़ा लेने के लिए, तब धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब तेज़ी से बढ़ा। कारण क्या था, जब पानी बरसता है तो अगर कहीं बहुत दूर बरसा है पानी तो नदी में तक आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लीजिए किसी बैराज पे भी छोड़ा जाता है पानी तो नदी तक आते आते उस एरिया तक टाइम लगता है। तो लेकिन अब उस समय तक तो पानी धीमा था क्योंकि वो स्थानीय पानी ले रहा था बारिश का, लेकिन अब जो है वो आसपास के एरिया का भी पानी नदी में जो आया उससे जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। आगे लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ जो ये बाढ़ रात में नहीं आया। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली कहीं गुम हो गई, जिधर दृष्टि जाती पानी ही पानी थी नजर आती। तो उन्होंने बोला, एक पल को सोचा कि अच्छा हुआ रात में नहीं आई। रात में क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर रात में आता पानी तो शायद वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने पानी को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। पानी जब बढ़ता है तो अपने साथ सबसे आगे बहुत सारी गंदगी झाग लेते हुए बढ़ता है। तो वही चीज़ मैं कि धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, उसके आगे बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा झाग है, क्योंकि वो गंदगी को अपने साथ, गंदगी को बहाते हुए पहले लेकर आता है। तो बाढ़ जब भी आएगी उसके आगे गंदगी ही चलेगी
और चढ़ रहा है। तो वही वो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये रात में नहीं आई, क्योंकि अगर ये रात में आती तो शायद बाढ़ का ये सारा नज़ारा वो देख ना पाते। एक जगह उन्होंने एक बात और अच्छी कही है कि अच्छा हुआ मेरे पास कैमरा नहीं है, लिखने को कुछ है नहीं तो शायद मैं इसको रिकॉर्ड करने या लिखने बैठ जाता। उन्होंने बोल जगह ना कि कलम नहीं है, क्योंकि अगर कलम लेकर मैं बैठ जाता तो इस दृश्य को शायद उतना अच्छे से देख नहीं पाता। जैसे आजकल के लोग हैं ना कि कहीं अच्छी जगह है, कहीं सिचुएशन है तो सेल्फी ले रहे हैं, फोटो लेने में लग जाते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय खुद नहीं कर पाते, उसको कैप्चर करने के चक्कर में मोस्टली यही होता है। वही चीज़ को इन्होंने इसमें भी लिखा है कई एक जगह पर। तो अब वो बताते हैं कि उनका जो कॉलोनी का गोल पार्क था, जो पूरी तरीके से हरियाली लिया हुआ था, वो पूरा पार्क डूब गया। सारी हरियाली आसपास की गायब हो गई पार्कों की, सिर्फ बचा क्या, पानी ही पानी। जहां जाती नजर वहां पानी, क्योंकि चारों तरफ पानी भर चुका था। और इस तरीके से ये कहानी उन्होंने ख़त्म कर दी। कहानी एक रिपोर्ट जिसको उन्होंने देखा समझा सभी कुछ। ठीक है, तो देखा आपने, इस पूरे पार्ट को हमने समझाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी प्रश्न बनेंगे, कुछ तो हमारे चैप्टर के हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कराऊंगी, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है इसी चैप्टर की, हमारी क्या आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, फिर प्रैक्टिस पेपर पे लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको बहुत ज़रूरी तौर पर करना है वो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी बहुत जल्दी ही शुरू करी जा रही हैं। ध्यान रखिएगा कि हम बहुत जल्दी आपकी शुरू करने वाले हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो जैसे आपने लास्ट सेशन में देखा कि हमारा थ्रू आउट हम लाइव ही लेते रहे हैं, लेकिन अब फिर से हमारा जो है लाइव शुरू होगा। फिर है डेली प्रैक्टिस पेपर, हर टॉपिक हर लेसन के बाद होता है। इसके अलावा उनके हम सोल्यूशन वीडियोस भी लेके आते हैं, प्रैक्टिस पेपर के साथ सोल्यूशन वीडियोस भी देते हैं। हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सब कुछ। अगर इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी इसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मिलेंगे हम अगले इसके वीडियो में जो है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।